हाय एवरीवन, वेलकम टू योर चैनल कंट्रोल सी कंट्रोल वी। आज हम बीहाइव टेक्स्ट बुक का फर्स्ट पोएम द रोड नॉट टेकन डिस्कस करने वाले हैं। बिफोर वी स्टार्ट, अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें सपोर्ट करें। द रोड नॉट टेकन, दिस वेल नोन पोएम is about making choices and the choices that shape us. Robert Frost is an American poet who writes simply but insightfully about common ordinary experiences. सो एक बहुत ही वेल नोन, बहुत ही जानी मानी कविता है। एंड ये पोएम किसके बारे में है? ये पोएम लाइफ के चॉइसेस लेने के बारे में है कि जब हमें लाइफ में डिसीजंस लेने पड़ते हैं बिटवीन टू और मोर चॉइसेस कि हमें क्या चुनना है, कौन सा रास्ता चुनना है। एंड वो चॉइसेस जो हमारी ज़िंदगी को शेप करते हैं, हमारी ज़िंदगी में जो चेंजेस लाते हैं, वो जो चॉइसेस, उसके बारे में है ये। एंड इस पोएम को लिखा है रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने। ये बहुत ही फेमस अमेरिकन पोएट हैं एंड ये बहुत ही सिंपली लिखते हैं, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में लिखते हैं, बट बहुत ही एक्यूरेटली और डीपली लिखते हैं। इंसाइटफुली का मतलब होता है एक्यूरेटली एंड डीपली, मतलब चीज़ों का बहुत ही सही डिपिक्शन, बहुत ही सटीक डिपिक्शन करते हैं और बहुत ही डीप में जाते हैं किसी भी सब्जेक्ट के। और उनके सब्जेक्ट क्या होते हैं? डे टू डे एक्सपीरियंसेस, जो कॉमन हमारे ऑर्डिनरी एक्सपीरियंसेस होते हैं, जो मामूली एक्सपीरियंस होते हैं डे टू डे लाइफ के, उनके बारे में बहुत ही इंसाइटफुली वो लिखते हैं। एंड रॉबर्ट फ्रॉस्ट बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर पोएट है। ये पोएम रोड नॉट टेकन इज़ वन ऑफ द मोस्ट रेड पोएम इन द वर्ल्ड। तो इंग्लिश लैंग्वेज की ये सबसे ज़्यादा पॉपुलर पोएम है। इसका रीज़न ये है, हम जब पढ़ेंगे हमें पता लगेगा कि ये पोएम के इतने ज़्यादा इंटरप्रिटेशन हो चुके हैं कि लोग अभी तक डिबेट करते हैं कि सही मीनिंग क्या है इस पोएम का। एंड इस पोएम का जो इंटरप्रिटेशन मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ, वो इंटरप्रिटेशन मेरा रॉबर्ट फ्रॉस्ट से ही इंस्पायर्ड है, क्योंकि उन्होंने ये पोएम अपने फ्रेंड के लिए लिखी थी जिनका नाम है एडवर्ड थॉमस, जो कि खुद एक पोएट थे एंड बहुत अच्छे दोस्त बन गए थे रॉबर्ट फ्रॉस्ट के। एंड वो साथ में घूमने जाया करते थे फॉरेस्ट में, लाइक मॉर्निंग वॉक्स के लिए और इवनिंग वॉक्स के लिए। एंड उस दौरान रॉबर्ट फ्रॉस्ट ये नोटिस करते थे कि एडवर्ड थॉमस को हमेशा एक कंफ्यूजन रहता था कि कौन सा रास्ता चुने घूमने के लिए, लेफ्ट वाला या राइट वाला। तो इस तरह से जब भी ऐसे ऑप्शंस आते थे तो वो हमेशा कंफ्यूज हो जाते थे थॉमस। तो उनका मजाक उड़ाने के लिए, काइंड ऑफ उनकी मॉकरी करने के लिए कि तुम कभी भी श्योर नहीं होते कि तुम्हें कौन सा रास्ता चुनना है, उन्होंने ये पोएम लिखी है। एंड इसी इंटरप्रिटेशन से इंस्पायर्ड मैं आपको इस पोएम की मीनिंग बताऊंगा, बट इसका जो दूसरा मीनिंग भी है, जो लोग इंटरप्रेट करते हैं इसको, जो समझते हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगा। देन यू कैन डिसाइड, आप वापस पोएम को रीड करके डिसाइड कर सकते हैं कि आपको कौन सा ज़्यादा सही इंटरप्रिटेशन लगता है। बट आपकी टेक्स्ट बुक में ऑलरेडी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हिंट दे रखा है इन लाइन्स में कि ये जो पोएम है ये है अबाउट मेकिंग चॉइसेस। सो ये एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग हिंट है एंड जब हम पोएम पढ़ेंगे तो हमें क्लियर होगा क्यों ये स्ट्रॉन्ग हिंट है। टू रोड्स डाइवर्ज्ड इन अ येलो वुड and sorry I could not travel both, and be one traveler long I stood and looked down one as far as I could to where it bent in the undergrowth. अगर आप नोटिस करें तो इसकी राइमिंग स्कीम कैसी है? would, both, stood, could, growth. So would, stood, could and both and growth. So ABAAB kind of rhyming scheme है जो popularly यूज की है इस पर्टिकुलर पोएम में रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने। एंड इस स्टैंजा में वो इंट्रोड्यूस कर रहे हैं अपनी पोएम के सब्जेक्ट को। वो क्या बोल रहे हैं कि दो रोड डाइवर्ज हुई हैं एक येलो वुड में। सो डाइवर्ज होने का मतलब क्या हो? एक से जब कोई दूसरी चीज सेपरेट होती है, मूव अवे करती है। सो अगर एक कोई चीज है, एक इस डायरेक्शन में जा रही है और दूसरी डायरेक्शन में अपार्ट, दूर जाती जा रही है, तो उसको डाइवर्ज होना बोलते हैं। सो इस तरह का कोई सीन है। इस टाइप के रोड के इंटरसेक्शन को फोक भी बोलते हैं, क्योंकि एक कांटे के शेप का एक रोड का इंटरसेक्शन बनता है। सो फोक इन द रोड अगर आपको बोला जाए, बहुत ही पॉपुलर यूसेज है। इसका मतलब हो गया कि इस तरह से आपका तिराहा है। सो पोएट फर्स्ट लाइन में ऐसे ही तिराहे को डिस्क्राइब कर रहे हैं कि टू रोड्स डाइवर्ज हो रहे हैं येलो वुड में। सो येलो वुड का क्या? वुड का मतलब होता है फॉरेस्ट। एंड येलो वुड क्यों बोल रहे हैं? वो येलो इसलिए बोल रहे हैं कि पतझड़ का मौसम है और जितने भी लीव्स हैं वो येलो हो चुके हैं और वो गिर रहे हैं। सो पूरा जो फॉरेस्ट है इस तरह से येलोइश हो रखा है। यहाँ पे जैसे ग्रीन लीव्स की जगह वो येलोइश लीव्स हो रही हैं एंड इस तरह के येलो लीव्स हैं एंड पूरा जो फॉरेस्ट है वो येलोइश दिख रहा है। सो इस तरह के फॉरेस्ट में वो जा रहे हैं और उनको दो रोड्स डाइवर्ज होती हुई दिख रही हैं फॉरेस्ट में। एंड सेकेंड लाइन में बोल रहे हैं एंड सॉरी आई कुड नॉट ट्रैवल बोथ। तो वो रिग्रेट कर रहे हैं कि वो दोनों ट्रैवल नहीं कर सकते हैं। ऑब्वियसली वो दोनों ट्रैवल नहीं कर सकते हैं, उस चीज़ को एक्सप्लेन कर रहे हैं वो थर्ड लाइन में।
एंड बी वन ट्रैवलर लॉन्ग आई स्टूड। सो वो दोनों रास्ते क्यों नहीं ट्रैवलर कर पा रहे हैं? क्योंकि ही इज वन ट्रैवलर। सो बी वन ट्रैवलर मतलब बीइंग वन ट्रैवलर, क्योंकि वो एक ट्रैवलर थे, वो दोनों रास्तों पे नहीं जा सकते थे, तो वहां पे बहुत देर वो खड़े हो गए। लॉन्ग आई स्टूड। सो यहाँ पे सपोज वो खड़े हैं, एंड क्यों खड़े हैं वो डिसाइड कर रहे हैं कि उनको लेफ्ट रोड पे जाना है या राइट रोड पे जाना है। तो वो डिसीजन लेने के लिए वो सोच में पड़े हुए हैं। सो ऑब्वियसली जैसे आपके बिफोर यू रीड सेक्शन में दिया गया था कि इट इज अबाउट मेकिंग चॉइसेस, तो ये जो दो रोड हैं ये सिंबलाइज करते हैं लाइफ की उन चॉइसेस के लिए जिनको हमें लेने पड़ते हैं। एंड तब हम बहुत सोच समझ के चॉइसेस लेते हैं, बहुत सोच लगाते हैं अपनी, एंड वो भी इसलिए वहां बहुत देर तक खड़े हैं और सोच रहे हैं कि उनको कौन सा रास्ता लेना है। एंड लुक डाउन वन एज फार एज आई कुड टू वेयर इट बेंट इन द अंडरग्रोथ। और वो एक रोड को देख रहे हैं, एक ऑप्शन को देख रहे हैं जितनी दूर तक वो देख सकते हैं, एज फार एज इक्वल, उस रास्ते को देख रहे हैं बहुत दूर तक जहां तक वो देख सकते हैं। और कहां तक देख रहे हैं? जब तक वो बेंड नहीं हो रहा है इस तरह से अंडरग्रोथ में। अंडरग्रोथ यानी छोटी छोटी झाड़ियों में। अंडरग्रोथ का मतलब होता है झाड़ियां। सो जैसे रास्ता झाड़ियों में छुपते हुए दिख रहा है इस पिक्चर में, इस तरह से सिर्फ वहीं तक देख पा रहे हैं, पूरे रास्ते को वो नहीं देख पा रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि जो भी चॉइस, एक चॉइस को वो जज कर रहे हैं, सोच रहे हैं उसके बारे में, तो वो कुछ ही दूर तक, कुछ ही समय तक वो कुछ इमेजिन कर सकते हैं कि कैसे वो चॉइस उनको अफेक्ट करेगा उनके नियर फ्यूचर तक। बिकॉज आगे के बारे में और ज़्यादा वो नहीं सोच सकते कि उस चॉइसेस के बाद और कितने चॉइसेस आएंगे, उनको पता नहीं है। तो थोड़े समय तक ही वो एस्टिमेशन कर सकते हैं, थोड़ा ही उसके बारे में सोच सकते हैं कि ये चॉइस लूंगा तो मैं ऐसा हो सकता है, बट एक पॉइंट के बाद इट इज नॉट पॉसिबल। एंड उसको किस तरह से रिप्रेजेंट किया है कि रोड बेंड हो गई है झाड़ियों में। जिस तरह से रोड बेंड हो जाती है झाड़ियों में और हम उसके आगे नहीं देख पाते, तो हम भी कभी कभी चॉइसेस के बारे में उसका क्या रिजल्ट आएगा वो हम पूरी तरह से नहीं देख सकते, क्योंकि एक लिमिटेशन है हमारी भी। हम उसी लिमिटेशन तक, जहां तक हम देख सकते हैं या सोच सकते हैं उसके बारे में, जज कर सकते हैं उस चॉइस को। देन टुक द अदर जस्ट एज फेयर and having perhaps the better claim because it was grassy and wanted wear, though as for that the passing there had warned them really about the same. Now अब क्या कर रहे हैं पोएट सेकंड स्टैंजा में? वो अब दूसरे रास्ते को देख रहे हैं। So उन्होंने पहले रास्ते को जज किया, थोड़ी दूर तक देखा जहां तक झाड़ियों में उनको दिख रहा था, जहां पे वो बेंट हो गया, फिर उन्होंने दूसरे को देखा, देन टुक दिया था, मतलब वो दूसरे चॉइस को वो जज कर रहे हैं, अब सोच रहे हैं उसके बारे में। जस्ट एज फेयर, तो उनको कैसा लग रहा है? वो पहले ऑप्शन की तरह, पहले रोड की तरह ही सिमिलर लग रहा है उनको। जस्ट एज फेयर मतलब पहले की जैसा ही सही लग रहा है उनको वो रास्ता। फेयर मतलब राइट या गुड। सो उनको पहले रास्ता जितना ही सही लग रहा है वो। एंड हैविंग परहैप्स द बेटर क्लेम, तो पर उनको ऐसा लग रहा है कि शायद, परहैप्स का मतलब होता है मे बी, तो वो शायद ऐड कर रहे हैं अपनी लाइन में, और उनको लग रहा है कि शायद ये थोड़ा बेटर रास्ता है, ऐसा क्लेम कर रहा है ये रास्ता बेटर होने का। क्यों? एंड उसका रीजन दे रहे हैं क्योंकि उनको ऐसा लग रहा है कि ये ज्यादा ग्रासी है, एंड इट वॉन्ट्स वेयर, इट वॉन्टेड वेयर का मतलब कि वो चाहता है कि यूज हो जाए वो रास्ता। तो इसका मतलब क्या है? वो ज्यादा रास्ता यूज नहीं हुआ है, ग्रासी है अभी भी, एंड इट वॉन्ट्स वेयर मतलब इट इज अनयूज्ड। इन शॉर्ट ये जो रास्ता है वो अनयूज दिख रहा है उनको। लेकिन फोर्थ लाइन में वो क्या बोल रहे हैं? अपने आप को कॉन्ट्रडिक्ट कर रहे हैं फोर्थ एंड फिफ्थ लाइन में। दो एज फॉर दैट द पासिंग देयर had warned them really about the same, तो वो बोल रहे हैं कि दो मुझे ये बहुत ज्यादा ग्रासी लग रहा है और अनयूज लग रहा है, पर जैसे ही मैं ये रास्ते पे चलूंगा, दो एज फॉर दैट पासिंग देयर, जैसे मैं ही रास्ते पे चलूंगा वो पहले रास्ते की तरह ही वॉर्न आउट दिखेगा या हो जाएगा। सो मैं जैसे ही इस रास्ते पे चल दूंगा वो पहले रास्ते की तरह ही वॉर्न आउट यानी यूज लगेगा। सो वो बोलना चाह रहे हैं कि दोनों चॉइसेस जो है उनके पास रोड्स के, विजुअली दोनों में ज्यादा डिफरेंस है नहीं। उन्हें दो ऐसा लग रहा है कि एक रास्ता शायद ज्यादा ग्रासी है, पर वो इमीडिएटली अपने इस थॉट को कॉन्ट्रडिक्ट कर रहे हैं और वो बोल रहे हैं कि नहीं, मैं जैसे इस रास्ते पे चल पड़ूंगा वो वैसा ही वॉर्न आउट दिखेगा। तो इसका मतलब ऐसा नहीं है कि एक ज्यादा यूज है एक कम यूज है, दोनों सिमिलर है। एंड बोथ दैट मॉर्निंग इक्वली ले इन लीव्स नो स्टेप हैड ट्रॉडन ब्लैक. Oh, I kept the first for another day, yet knowing how way leads on to way, I doubted if I should ever come back. And further वो उस पॉइंट पे ऐड कर रहे हैं कि वो सुबह, जिस सुबह वो चल के आ रहे थे उसी सुबह वो दोनों इक्वल होंगे एकदम। तो इक्वली मतलब दे वुड लुक सिमिलर, एकदम सेम दिखेंगे। कवर्ड इन लीव्स, ले इन लीव्स यानी कवर्ड इन लीव्स। सो पत्तियों से भरे होंगे वो, कवर्ड होंगे। नो स्टेप हैड ट्रॉडन ब्लैक, सो वो और वो पत्तियों पे कोई भी
चला नहीं होगा। सो वो इक्वली अनयूज्ड होंगे वो सुबह। सो इवन तो उनको ऐसा लग रहा है अभी जिस टाइम पे वो चल रहे हैं और वहाँ खड़े हो गए रास्ते पे, एंड वो देख रहे हैं कि शायद ऐसा हो सकता है कि जो दूसरी रोड है वो कम यूज्ड है, पहली रोड ज्यादा यूज्ड है, पर वो ऐसा भी बोल रहे हैं कि शायद अगर मैं दूसरी रोड पे चल दूंगा तो वो पहली वाली रोड जैसी वोर्न आउट लगेगी, जैसा उन्होंने सेकंड स्टैंजा में बोला। एंड थर्ड स्टैंजा में वो ऐसा भी बोल रहे हैं कि ऐसा भी हो सकता है कि मॉर्निंग में आज सुबह ही दोनों सिमिलर लग रहे होंगे, इक्वली कवर्ड होंगे लीव्स में, जिन पे कोई चला नहीं होगा। एंड ट्रॉडन ब्लैक का मतलब, ट्रॉडन का मतलब होता है कि वॉक डाउन, अगर आप किसी चीज के ऊपर चल देते हैं या क्रश कर देते हैं चलते हुए, वॉक डाउन और क्रश्ड। सो नो स्टेप हैड ट्रॉडन ब्लैक का मतलब कि कोई भी उस रास्ते पे चला नहीं है जिससे लीव्स जो है क्रश होके ब्लैक कलर की हो जाए, या तो जूतों के डर्ट की वजह से, कचरे की वजह से, जो भी हो, उन्हें बिल्कुल भी क्रश नहीं किया गया। वो दोनों इक्वली कवर्ड इन लीव्स लग रहे हैं, इक्वली अनयूज लग रहे हैं। सो इन दो लाइन से वो क्या फर्दर स्टेट कर रहे हैं कि बोथ आर इक्वली अनयूज्ड इन दैट मॉर्निंग। लेकिन फिर वो क्या बोल रहे हैं, ओह आई केप्ट द फर्स्ट फॉर अनदर डे, मैंने पहले वाले को दूसरे किसी दिन के लिए छोड़ दिया है। तो वो ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो कभी वापस आके पहले रोड पे जाएंगे। इसका मतलब उन्होंने सेकंड रोड ऑलरेडी चुन लिया है चलने के लिए, और पहले वाले रोड को सोचा है कि कभी किसी और दिन आके वो उस रास्ते पे चलेंगे। येट नोइंग, एंड वो फर्दर अपने आप को कॉन्ट्रडिक्ट करें, क्या बोल रहे हैं वो, येट नोइंग हाउ वे लीड्स ऑन टू वे, ये जानते हुए, येट नोइंग मतलब ये जानते हुए कि कैसे एक रास्ता दूसरे रास्ते की ओर बढ़ते चला जाता है। सो आज इनके सामने दो रोड ऐसे डाइवर्ज हो रही हैं, फिर अब इन्होंने ये रोड नहीं लिया, ये रोड ले लिया, फिर कभी ऐसा मौका आएगा उनके सामने इस तरह से रोड डाइवर्ज होंगी, तो अब वो शायद ये रास्ता चुनेंगे, एंड फिर उनके पास ऐसा होगा शायद 3 रास्ते ऐसे आएंगे उनके पास, फिर वो ये रास्ता चुन लेंगे। एंड इस तरह से लाइफ में चॉइसेस आते जाती है, एंड हम एक चॉइस के बाद दूसरी चॉइस के बाद तीसरी चॉइस लेते जाते हैं। एंड एक ऐसा पॉइंट आता है कि हम सोचते तो हैं कि हम इस रोड में आएंगे वापस, लेकिन अब आप जब देखोगे आप अपने चॉइसेस की भूल भुलैया में इतना ज़्यादा फंस जाते हैं कि आप कभी भी अपने आप को ट्रेस बैक नहीं कर सकते कि इस पॉइंट पे आके आप इधर आ सकें, क्योंकि आप जब पीछे हो गए तो आपके पास ये भी एक चॉइस था जिसको आप ले सकते थे, ये भी एक चॉइस था, ये भी एक चॉइस था, ये भी एक चॉइस था जिसे आप ले सकते। तो हमारी पूरी लाइफ ऐसी ही होती है, हम एक चॉइस लेते हैं, एंड जब हम एक चॉइस लेते हैं तो हम दूसरी चॉइस को छोड़ते हैं, देन हम जिस चॉइस को लेते हैं वो चॉइस हमें कुछ और चॉइसेस देते हैं आगे जाके। एंड वो इसी बात को पॉइंट आउट कर रहे हैं कि येट नोइंग, ये जानते हुए कि कैसे एक जो रास्ता है दूसरे रास्ते के तरफ आगे बढ़ता जाता है। आई डाउटेड इफ आई शुड एवर कम बैक, एंड वो डाउट कर रहे हैं कि वो कभी वापस आ सकते हैं। सो वो प्रैक्टिकली बोल रहे हैं कि मुझे ऐसा लगता है कि शायद मैं कभी वापस नहीं आ पाऊंगा इस पॉइंट पे, जब मैंने ये रास्ता दूसरा रास्ता चुना था पहला रास्ता छोड़ के। मैं बोल तो रहा हूँ कि मैं पहले वाले रास्ते पे कभी किसी और दिन आऊंगा, पर मैं ये डाउट करता हूँ कि मैं कभी इस पॉइंट पे वापस आऊंगा ताकि मैं ये रास्ता चुन सकूं। सो इस स्टैंजा से पोएट ये बताना चाहते हैं कि लाइफ में जो भी चॉइसेस आती है हमें ये पता होना चाहिए कि कभी कभी ऐसे चॉइसेस होते हैं जब हम वापस मुड़ के नहीं देख सकते। हमने एक चॉइस ली है तो हमें उस चॉइस पे विश्वास करते हुए आगे बढ़ते जाना है, हमें डाउट नहीं रखना उस चॉइस पे, क्योंकि वो हमें ऑलरेडी शेप कर चुका होता है रास्ता। तो हम जिस रास्ते को पकड़ लेते हैं वो रास्ता हमें शेप करते जाता है। एंड अगर आप इस सोच में है कि मैं कभी वापस आके दूसरा रास्ता अपना सकता हूँ, ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होता है। तो उस चीज को वो पॉइंट आउट कर रहे हैं स्टैंजा में। आई शेल बी टेलिंग दिस विद अ साय। अब लास्ट पैराग्राफ में वो एक ट्विस्ट देते हैं फर्स्ट लाइन में, एंड ये पैराग्राफ ही ऐसा पैराग्राफ है जिसको लोग या तो मिस इंटरप्रेट करते हैं या तो आप बोल सकते हैं कि इसके डिफरेंट इंटरप्रिटेशन इस पोएम के लगाते हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस लास्ट पैराग्राफ एंड बिकॉज ऑफ दिस वर्ड। पहले लाइन में क्या बोल रहे हैं ये कि आई शैल बी टेलिंग दिस विद अ साय, समवेयर एजेस एंड एजेस हेंस टू रोड्स डाइवर्ज्ड इन अ वुड एंड आई टुक द वन लेस ट्रेवल्ड बाय एंड दैट हैज मेड ऑल द डिफरेंस। सो वो क्या बोल रहे हैं फर्स्ट लाइन में, एंड यू शुड नोटिस द टेंस, आई शैल बी, मतलब वो फ्यूचर की बात कर रहे हैं। वो ऐसा बोल रहे हैं कि शायद मैं ऐसा बोलूंगा, एंड दिस विद अ साय। एंड साय ऐसा ट्रिकी वर्ड उन्होंने यूज किया है। साय का मतलब आह भरते हुए। जनरली जब आप साय करते हो तो आप या तो सैडनेस के साथ करते हो कि आपको कुछ रिग्रेट है, या आप रिलीफ से भी करते हो। जब आप किसी चीज से रिलीव्ड हो जाते हो तो एक साय भरते हो कि हाँ ये चीज खत्म हो गई, या मैंने एक सही चॉइसेस ले लिए हैं, या मेरा काम खत्म हो गया। सो सिर्फ साय से कॉन्टेक्स्ट क्लियर नहीं होता है कि वेदर इट इज सैडनेस और इट इज रिलीफ। एंड पॉपुलरली लोग यही गलती करते हैं कि साय को नेगेटिव वे में लेके सैडनेस से उसको रिलेट करते हैं और बोलते हैं
कि वो ऐसा बोल रहे हैं कि मैंने एक गलती कर दी है, या कुछ लोग ऐसा बोलते हैं कि वो एक रिलीफ की साय ले रहे हैं और ये बोल रहे हैं कि मैंने एक बहुत अच्छा डिसीजन लिया है। तो ऐसा कोई भी लाइन नहीं है जिससे पोएट जो है इस चीज को पॉइंट आउट कर रहे हैं कि क्या वो खुश हैं या सेटिस्फाइड हैं या दुखी हैं अपने चॉइस से। नहीं, बिकॉज ये पोएम उस बारे में है ही नहीं। तो सेकेंड लाइन में क्या बोल रहे हैं कि एजेस एंड एजेस हेंस, तो कई साल पहले, सो फ्यूचर में वो जाके ऐसा सोचेंगे साय के साथ कि कई साल पहले एक फॉरेस्ट में दो रोड डाइवर्ज हुए थे एंड मैंने कौन सा रास्ता लिया, वन लेस ट्रैवल्ड बाय, ऐसा रास्ता जिसमें कम चला गया है, जिस रास्ते वो कम लोग चुनते हैं, एंड दैट हैज मेड ऑल द डिफरेंस, और उसने सारा डिफरेंस क्रिएट किया है मेरी लाइफ में। नाउ फर्स्ट लाइन और लास्ट लाइन को अगर आप स्टैंजा के कंपेयर करेंगे, आई शैल बी टेलिंग दिस विद अ साय दैट हैज मेड ऑल द डिफरेंस। सो अगर मैं साय को सैडनेस के साथ रिलेट करूं तो उनका जो डिफरेंस लाइफ में आया है वो नेगेटिव आया है, वो खुश नहीं है जो डिफरेंस लाया है उस चॉइस ने उनकी लाइफ में। और अगर मैं रिलीफ के साथ उसको रिलेट करूं तो ये डिफरेंस जो है उनकी लाइफ में पॉजिटिव डिफरेंस आया है, उन्होंने एक अच्छी चॉइस ली। तो बिल्कुल भी क्लियर नहीं है, इट कुड बी एनीथिंग। एंड रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने जब ये पोएम अपने फ्रेंड के लिए लिखी थी तो उन्होंने उनका मजाक उड़ाने के लिए, उनकी मॉकरी के लिए लिखी थी कि एक्चुअली में इट डजंट मैटर कि आपके चॉइसेस का इम्पैक्ट क्या होने वाला है, क्योंकि आप नोटिस कीजिए कि वो आज खड़े हैं उस पर्टिकुलर क्रॉस रोड पे, उस फोर्क पे, जहाँ पे उनको वो डिसीजन लेना है कि मैं किस रास्ते पे जाऊं, एंड वो इमेजिन कर रहे हैं कि मैं फ्यूचर में शायद ऐसा बोलूंगा। उनको पता नहीं है कि उनकी चॉइस का क्या रिजल्ट आने वाला है, वो तो अभी आज खड़े हैं यहाँ पे, उनको क्या पता कि ये रास्ता लेने से या ये रास्ता लेने से क्या डिफरेंस आएगा उनकी लाइफ में, वो तो इमेजिन कर रहे हैं। एंड वो क्या बताना चाह रहे हैं हमें कि हम सबके साथ ऐसा होता है कि हमारी लाइफ में जो चॉइसेस आती हैं वो चॉइस जो है हमारी लाइफ में डिफरेंस लाते हैं। तो वो डिफरेंस पॉजिटिव डिफरेंस है या नेगेटिव डिफरेंस है, इट डजंट मैटर, क्योंकि चॉइसेस लेते समय हम ये कह नहीं सकते कि वो चॉइसेस हमारी लाइफ में कैसे डिफरेंस लाएंगे। बट व्हाट इज इम्पोर्टेंट इज कि हमारी लाइफ में चॉइसेस आएंगी और हमें बेस्ट ऑफ आवर नॉलेज, हमारी बेस्ट ऑफ आवर नॉलेज से, जैसे वो सेकेंड और थर्ड स्टैंजा में कैसे जज कर रहे थे रास्तों को, एक उनको ग्रासी लग रहा था, एक कम ग्रासी लग रहा था, एंड फिर भी वो बोल रहे थे नहीं शायद मॉर्निंग में दोनों सेम होंगे। सो इस तरह से जब चॉइसेस आते हैं तो आप अपनी नॉलेज के हिसाब से, अपनी ऑब्जर्वेशन के हिसाब से दोनों चॉइसेस को या तीन चॉइसेस को जज करते हैं एंड आपको जो सही लगता है वो चॉइस आप लेते हैं। सो अब यहाँ पे उन्होंने अपनी चॉइस को क्या लेबल कर दिया, वन लेस ट्रैवल्ड बाय। सो क्योंकि एक रास्ते को उन्होंने ग्रासी बोला था तो उनको उन्होंने क्या लेबल कर दिया कि वो रास्ता कम लोगों ने लिया है। वो खुद को कॉन्ट्रडिक्ट भी कर रहे हैं कि जरूरी नहीं है कि एक लेस ट्रैवल्ड है, एक्चुअली मुझे ऐसा लग रहा है, पर हो सकता है मॉर्निंग में दोनों सेम ही थे। तो फ्यूचर में शायद ऐसा हो सकता है कि हाँ सच में एक लेस ट्रैवल्ड हो, ऐसा ऑप्शन उन्होंने लिया है जो कि बहुत लोग नहीं लेते हैं, और उसने डिफरेंस क्रिएट किया है। सो वी नेवर नो, सो ये जस्ट इमेजिन कर रहे हैं वो, एंड दिस इज समथिंग जो हमारी लाइफ में हमेशा आते रहता है। अभी आप आगे 10th क्लास के बाद जाएंगे तो आपके पास सबसे बड़ी चॉइस आएगी कि आप साइंस फील्ड में जाएं या कॉमर्स में जाएं या आर्ट्स परस्यू करें। तो आपके पास ऑलरेडी ये चॉइस बहुत ही जल्द आने वाली है, एंड इस बेसिस पे जो आप चॉइस लेंगे, आप किस बेसिस पे लेंगे, आप बहुत सारी बेसिस पे लेंगे, आपकी इंटरेस्ट के बेसिस पे लेंगे, आपकी स्ट्रेंथ्स के बेसिस पे लेंगे, एंड उसके बेसिस पे आप सब्जेक्ट चूज कर लेंगे। और ऐसा नहीं है फिर 11th के एंड ऑफ द ईयर आप सोचेंगे अरे यार मैंने कॉमर्स ले लिया, अगर मैं साइंस लेता तो क्या होता, अगर मैं साइंस लेता तो शायद मैं ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर पाता। तो ये बहुत ही रॉन्ग वे ऑफ थिंकिंग है, बिकॉज आपने एक चॉइस ले ली है, एंड जब आपने वो चॉइस ली थी आपने कुछ सोच समझ के चॉइसेस ली थी, इसलिए जब आप चॉइसेस लेते हैं तो आपको सोचना समझना चाहिए किस वे में आप चॉइसेस ले रहे हैं। एंड जब आपने बहुत ज़्यादा सोच समझ के कोई चॉइस ले लिया है तो उस चॉइस पे आप डाउट ना करें, बिकॉज वो वेस्ट ऑफ टाइम है, एंड आपके चॉइसेस आपको ऑलरेडी डिफाइन कर चुके होते हैं, एंड यू हैव टू गो ऑन एंड ऑन इन योर लाइफ। तो वैसी जिंदगी हमें नहीं बितानी है, काश अगर ये मैं लेता तो क्या होता, वो काश वाली जिंदगी नहीं बितानी है, क्योंकि जब आप चॉइसेस लेते हैं तो आपको उन चॉइसेस पे चलना होता है, बिकॉज वो जो चॉइसेस हैं वो आपको शेप करते जाते हैं, वो आपकी लाइफ में ऑलरेडी डिफरेंस लाते जाते हैं। सो रॉबर्ट फ्रॉस्ट के बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं। रॉबर्ट फ्रॉस्ट का फुल नेम था रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट। ही वॉज बॉर्न इन 1874 and he died in 1963 at the age of 89. वो एक अमेरिकन पोएट थे
एंड उनका पॉपुलर स्टाइल क्या था कि वो रूरल लाइफ के, गांव के जो लाइफ स्टाइल है उनका रियलिस्टिक डिपिक्शन करते थे। सो जैसे इस पर्टिकुलर पोएम के स्टार्टिंग में लिखा था कि बहुत ही इंसाइटफुल पोएम्स होती हैं उनकी, सो बहुत ही एक्यूरेट और बहुत ही डीप पोएम्स होती हैं। सो बहुत ही रियलिस्टिकली डिपिक्ट करते थे रूरल लाइफ को मोस्ट ऑफ हिज पोएम्स में। एंड उनकी जो थीम्स होती थी बहुत ही सोशल होती थी एंड बहुत ही फिलोसफिकल होती थी। सो अगर आप इस पोएम को देखेंगे तो ये बहुत ही फिलोसफिकल पोएम है। दिस इज अबाउट हाउ choices define us and how we take the choices जो हमारी लाइफ में आते हैं। सो ये बहुत ही फिलोसफिकल पोएम है, ऑब्वियसली सोशल पोएम है बिकॉज दिस इज पार्ट ऑफ आवर सोशल लाइफ जो आपको चॉइसेस बनाने होते हैं। एंड रॉबर्ट फ्रॉस्ट अकेले ऐसे पोएट है जिनको 4 पुलित्जर प्राइजेस मिले हैं। ये बहुत ही रेयर अचीवमेंट है एंड एक्चुअली इनके लाइफ टाइम में इनको इतने ज्यादा अवार्ड्स मिले हैं, इतने वेल नोन पोएट थे ये एंड इतनी सारी पोएम्स लिखी हैं कि यू विल लव इट। अगर आप एक्सप्लोर करें, अगर आपको पोएट्री बहुत पसंद है तो आप रॉबर्ट फ्रॉस्ट की पोएम्स उठा सकते हैं, क्योंकि बेस्ट पार्ट ये है कि वो बहुत ही सिंपली लिखते हैं एंड बहुत ज्यादा डीप होती है उनकी पोएम्स। एंड ये जो पोएम है द रोड नॉट टेकन, इट इज पार्ट ऑफ द कलेक्शन ऑफ पोएम्स जिसका नाम है माउंटेन इंटरवल एंड ये 1916 में रिलीज हुई थी। एंड ये फोटोग्राफ भी रॉबर्ट फ्रॉस्ट की 1916 की ही है। सो जब वो 1916 में इन्होंने रिलीज की थी पोएम एंड इनको पोएट लॉरिएट का भी ऑनर मिला हुआ है, पोएट लॉरिएट ऑफ वर्मोंट, बहुत ही हाई ऑनर होता है ये। एंड ही हैड बीन अ टीचर फॉर 42 ईयर्स, इन्होंने 42 ईयर्स तक टीचिंग की है। तो चलिए थिंकिंग अबाउट द पोएम के क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं। वेयर डज द ट्रैवलर फाइंड हिमसेल्फ, व्हाट प्रॉब्लम डज ही फेस। सो ट्रैवलर खुद को कहाँ पाता है एंड क्या प्रॉब्लम वो फेस करता है। सो ट्रैवलर फाइंड्स हिमसेल्फ एट द फॉर्क इन अ फॉरेस्ट। सो फॉर्क का मीनिंग आपको बताया था मैंने, दो इस तरह के 2 डाइवर्जिंग रोड्स जब आते हैं उसको फॉर्क बोलते हैं। सो इस फॉर्क पे खड़े थे वो। ही फेसेस द प्रॉब्लम ऑफ चूजिंग वन ऑफ द 2 रोड्स टू ट्रैवल ऑन। सो क्या प्रॉब्लम थी उनके सामने कि उनको चूज करना था दोनों में से एक रोड जिसपे वो ट्रैवल कर सकें। डिस्कस व्हाट दीज फ्रेजेस मीन टू यू। आपको डिस्कस करना है कि ये जो फ्रेजेस हैं आपको क्या लगता है उनका मीनिंग क्या है। येलो वुड, सो हमने जैसे डिस्कस किया था, येलो वुड का मतलब है फॉरेस्ट विथ येलोइंग लीव्स ड्यू टू ऑटम। सो ऑटम की वजह से, पतझड़ के मौसम की वजह से जो लीव्स येलो हो जाती हैं तो फॉरेस्ट का कलर जो है पूरा येलो इसलिए हो गया क्योंकि ऑटम का मौसम है। इट वॉज ग्रासी एंड वॉन्टेड वेयर। सो ग्रासी एंड वॉन्टेड वेयर का मैंने मतलब समझाया था आपको कि द रोड इज अनयूज्ड एज नो वन हैज ट्रैवल्ड ऑन इट। वो अनयूज लग रही है क्योंकि उस पर किसी ने ट्रैवल नहीं किया। द पासिंग देयर, पासिंग देयर का मतलब आफ्टर हैविंग वॉकड ऑन द रोड, तो जब वो पास कर जाएंगे इस रोड से, उस रोड पे वॉक कर जाएंगे, दैट मीन्स द पासिंग देयर। लीव्स नो स्टेप हैड ट्रोड इन ब्लैक। सो ये भी हमने डिटेल में डिस्कस किया कि द रोड वॉज कवर्ड विद लीव्स दैट हैव नॉट बीन स्टेप्ड ऑन एंड सो दे हैवंट टर्न ब्लैक बाय डर्ट। सो स्टेप्ड ऑन, बीन स्टेप्ड ऑन का मतलब उन पे पैर नहीं रखा गया है। सो लीव्स से कवर्ड है वो रोड्स जिनमें पैर नहीं रखा गया है, इसलिए वो ब्लैक शायद डर्ट के कारण नहीं हुए हैं। हाउ वे लीड्स ऑन टू वे। सो कैसे एक रास्ता दूसरे रास्ते की ओर बढ़ता है। सो चॉइसेस इन लाइफ लीड अस टुवर्ड्स मोर चॉइसेस दैट कम आवर वे। सो एक चॉइस हमें दूसरे चॉइसेस की ओर लीड करता है जो हमारे रास्ते में आती हैं। सो जो रोड्स हैं यहाँ पे, रोड्स क्या चीज के इक्विवेलेंट है, चॉइसेस के। इज देयर एनी डिफरेंस बिटवीन द 2 रोड्स एज द पोएट डिस्क्राइब्स देम। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, क्योंकि ये आपकी क्रिटिकल थिंकिंग को इंपॉर्टेंस देता है कि आप कैसे इस पोएम को समझे हैं। सो इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि जो 2 रोड में क्या डिफरेंस पोएट डिस्क्राइब करते हैं। सबसे पहले स्टैंजा 2 एंड 3 में। सो अगर आपको याद होगा तो स्टैंजा 2 एंड 3 में पोएट जो है उनके विजुअल अपीयरेंस के बारे में डिस्कस करते हैं कि वो रोड उनको कैसा दिख रहा है। सो इन स्टैंजास 2 एंड 3 द पोएट कंपेयर्स द रोड बेस्ड ऑन द विजुअल अपीयरेंस। सो उनके विजुअल अपीयरेंस के बारे में के बेसिस पे वो कंपेयर करें। क्या ऑब्जर्व करते हैं वो, ही ऑब्जर्व्स दैट वन रोड लुक्स मोर ग्रासी एंड हैजंट बीन यूज्ड मच एज कम्पेयर टू द अदर। तो उनको ऐसा लगता है कि एक रोड ज्यादा ग्रासी है क्योंकि उसको ज्यादा यूज नहीं किया गया कंपेयर टू द अदर रोड। बट ही काउंटर्स हिमसेल्फ बाय सेइंग दैट बोथ मस्ट हैव लुक्ड द सेम टू एनी अदर ट्रैवलर दैट मॉर्निंग व्हेन द रोड्स ले कवर्ड इन लीव्स। सो अपने आप को काउंटर भी कैसे करते हो वो 3rd स्टैंजा में कि मॉर्निंग में उसी सुबह वो रोड एकदम सेम दिख रहे होंगे। अगर मान लीजिए उस समय कोई ट्रैवलर आया होगा तो उस ट्रैवलर को उस समय सेम दिख रहे होंगे दोनों रोड, बिकॉज दोनों रोड पे लीव्स बिछी हुई होंगी, कवर्ड होंगे लीव से, और उन रास्तों पे कोई चला नहीं होगा तब तक। सो वो इस तरह से ये डिपिक्ट करना चाह रहे हैं कि दोनों में ज्यादा डिफरेंस है नहीं। इन द लास्ट 2 लाइन्स ऑफ द पोएम, सो लास्ट 2 लाइन्स ऑफ द पोएम में वो कैसे कंपेयर कर रहे हैं। सो इन द लास्ट 2 लाइन्स पोएट डिस्क्राइब्स
that the road that he would choose will make a difference in his life later. He compares the road based on the journey and experiences one comes across by traveling on them. So last two lines of the poem में वो क्या describe कर रहे हैं poet कि कैसे एक रोड चूज करने से irrespective of कि कौन सही है, कौन सा रोड ज्यादा सही है, कौन सा रोड ज्यादा गलत है, irrespective फर्क नहीं पड़ता कि क्या सही क्या गलत है, बट जैसे ही आप एक रोड चूज करते हैं वो जो रोड चूज करेंगे उसके बेसिस पे आपकी जर्नी और आपके एक्सपीरियंसेस डिफाइन होंगे, क्योंकि जब आप उस पर ट्रैवल करेंगे तो उसका एक्सपीरियंस जो है, उसकी जर्नी जो है डिफरेंट होगी कंपेयर टू द अदर रोड. तो ही कंपेयर्स द रोड बेस्ड ऑन द जर्नी. सो कंपेयर करें किस बेसिस पे? जर्नी एंड एक्सपीरियंसेस वन कम्स अक्रॉस बाय ट्रैवलिंग ऑन देम एंड हाउ दे विल मेक अ डिफरेंस इन हिज लाइफ लेटर. व्हाट डू यू थिंक द लास्ट टू लाइन्स ऑफ द पोएम मीन? सो फाइनली लास्ट टू लाइन्स पे बहुत ज़्यादा फोकस किया जा रहा है और ये आपसे पूछ रहे हैं कि लास्ट टू लाइन्स का मतलब क्या है. लुकिंग बैक, डज द पोएट रिग्रेट हिज चॉइस और एक्सेप्टेड? एंड जैसा कि मैंने आपको बोला था कि बहुत से इंटरप्रिटेशन हो सकते हैं एंड काइंड ऑफ इस क्वेश्चंस में आपको थोड़ा डीपली जाने को फोर्स किया जा रहा है कि क्या लगता है आपको, क्या पोएट रिग्रेट कर रहा है अपनी चॉइस को या एक्सेप्ट कर रहा है अपनी चॉइस को? यानी बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है रिग्रेटिंग एंड एक्सेप्टिंग. आप रिग्रेट करते हो तो आप ये रिग्रेट कर रहे हो कि मैंने क्यों ये चॉइस ले ली, मैंने क्यों ये कर दिया, मैंने ये क्यों कर दिया, मैं क्यों वो कर देता तो अच्छा रहता मेरे लिए, काश मैं वो कर देता. सो ये रिग्रेट हो गया. तो आपका जो है अपनी चॉइस से भरोसा उठ गया है एंड आप रिग्रेट कर रहे हैं कि शायद मैं मुझे वो ले लेना चाहिए था. एंड दूसरा तरीका क्या है? आप एक्सेप्ट कर रहे हैं. ठीक है, मैंने आज ये चॉइस ली है, जो भी उसका रिजल्ट आया है मैं उस रिजल्ट को एक्सेप्ट करता हूँ. मैंने जो ये पाथ चुना है अपनी लाइफ में, मैं उसका जो भी रिजल्ट आ रहा है उस चॉइस की वजह से मैं उसको एक्सेप्ट करता हूँ. सो आपको क्या लगता है इस पोएट ने क्या किया है? सो ऑब्वियसली लास्ट टू लाइन्स ऑफ द पोएम, द पोएट डजंट रिग्रेट हिज चॉइस बट सिंपली एक्सेप्ट्स हिज चॉइस एंड द इम्पैक्ट इट वुड हैव इन हिज लाइफ. सो सिंपली पोएट क्या बोल रहे हैं कि मैं एक्सेप्ट करता हूँ अपनी चॉइस को एंड उसको भी एक्सेप्ट करता हूँ कि कैसे ये मेरी लाइफ में इम्पैक्ट लाने वाला है. ही अंडरस्टैंड्स द चॉइस ही इज गोइंग टू मेक नाउ will decide the future है. So now is very important कि आज जो वो choice लेंगे कैसे उनका future वो decide करेगा. Part 2, Question 1. Have you ever had to make a difficult choice? Or do you think you will have difficult choices to make? How will you make the choice? For what reasons? So obviously ये आपका पर्सनल क्वेश्चन है, ये आपको पर्सनली रिप्लाई करना है. सो मैं इस क्वेश्चन का आंसर आपको नहीं दे सकता बट मैं पॉइंटर्स दे सकता हूँ. तो इस क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि क्या कभी आपको डिफिकल्ट चॉइस लेना पड़ा है लाइफ में, या आपको ऐसा लगता है कि आपको आगे जाके डिफिकल्ट चॉइसेस लेने पड़ेंगे, और अगर ऐसा है तो आप कैसे चॉइस लेते हैं, क्या रीजंस की वजह से वो चॉइसेस को लेते हैं. सो ऑब्वियसली जैसे मैंने आपको कहा कि जैसे ही आप 10th पास करेंगे तो आपके पास ऑलरेडी एक चॉइस आएगा कि आपको कौन सी स्ट्रीम लेनी है. सो आप वो चॉइस किस बेसिस पे लेंगे? सो नॉर्मली द चॉइसेस आई मेक विल डिपेंड ऑन व्हाट? इट विल डिपेंड ऑन द नॉलेज आई हैव. तो मेरे पास कितनी नॉलेज है, मुझे कितना ज्ञान है ऑलरेडी, उस बेसिस पे मैं चॉइसेस लूंगा. सेकेंडली माई एक्सपीरियंस विद द सिमिलर चॉइसेस. तो मैंने ऑलरेडी, ऐसा हो सकता है कि मेरे पास ऐसे चॉइसेस आए लाइफ में एंड उस तरह के चॉइसेस मैं ऑलरेडी लाइफ में ले चुका हूँ एंड उस बेसिस पे वो चॉइस जो आए हैं और सिमिलर चॉइस जो पास्ट में थे उनसे जो मैंने सीखा है, फिर मैं वो जो एक्सपीरियंस है वो अप्लाई करूंगा. फॉर एग्जाम्पल, अगर आप बाइक चलाते हैं एंड आप बाइक बहुत ही स्पीड में चलाते हैं, स्कूटी चलाते हैं फॉर एग्जांपल, बहुत स्पीड में चलाते हैं एंड आपका एक्सीडेंट हुआ है पास्ट में, आपने स्लिपरी रोड पे बाइक फास्ट चलाई, आपका एक्सीडेंट हुआ. नेक्स्ट टाइम अगर स्लिपरी रोड आएगी तो आपके पास चॉइस है, या तो आप स्लो डाउन करें या तो फास्ट चलाएं. पर क्योंकि आपका पिछला एक्सपीरियंस था कि स्लिपरी रोड में गाड़ी जो है आपकी स्लिप हो जाएगी, आप गिर जाएंगे, आपका कंट्रोल नहीं रहेगा, तो आप स्लो डाउन करेंगे. तो ये एक सिंपल सा जो चॉइस था लाइफ का, ये किसने आपका डिसाइड किया? आपके पिछले एक्सपीरियंस थे, गिरने के एक्सपीरियंस थे. सो पहले आपने खराब चॉइस ली पर उससे सीख के आपने एक अच्छी चॉइस अभी ले ली. सो इस तरह के लाइफ में चॉइसेस आते हैं, छोटे बड़े डजंट मैटर, बट वो एक्सपीरियंस से आप नेक्स्ट चॉइसेस जरूर लेते हैं. माई इंस्टिंक्ट्स का मतलब है कभी कभी जो हमारे अंदर की गट फीलिंग्स होती हैं. तो कभी कभी हमारा दिमाग बोलता है नहीं यही सही है. हमारे पास कभी कभी रीजंस नहीं होते एंड इमीडिएटली हमारे पास वो अवेलेबल नहीं होता है इन वर्ड्स कहने के लिए कि मैं क्यों ये चॉइस लेता हूँ, बट हमारा दिमाग, हमारा दिल ये कहता है कि नहीं यही सही है. सो उसको इंस्टिंक्ट बोलते हैं. हम कभी कभी ऐसे चॉइसेस इंस्टिंक्ट्स के बेसिस पे भी लेते हैं. कभी कभी इमीडिएट बेनिफिट्स वर्सेस लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स के बेसिस पे लेते हैं. कभी कभी ऐसा होता है कि हमें इमीडिएट बेनिफिट्स चाहिए तो हम वो वाला चॉइस ले लेते हैं कि हमें हाँ शायद 6 महीने में कुछ बेनिफिट मिल जाएगा. एंड कभी कभी हम ऐसी चॉइस लेते हैं कि हाँ शायद हमें अभी बेनिफिट ना मिले पर लॉन्ग टर्म में ज़्यादा बेनिफिट मिले. सो लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स के बेसिस में जो है हम ये चॉइसेस लेते हैं. सो फॉर एग्जाम्पल, अभी जब आप कॉलेज में जाएंगे
तो अभी आपके पास ऑप्शन आएगा कि आप बीटेक करें या बीटेक प्लस एमटेक करें या फिर आगे जाके पीएचडी भी करें। सो ऑब्वियसली एक तो पीएचडी है, ज़्यादा टाइम लगेगा, बट उसके लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स भी हैं कि आप जब पीएचडी कर लेंगे तो आपके पास नॉलेज ज़्यादा होगी, तो आपकी वैल्यू भी बहुत ज़्यादा होगी जॉब मार्केट में। एंड मे बी शायद आप साइंटिस्ट की पोजीशन पे हों, रिसर्चर की पोजीशन पे हों, या कंपेयर टू बीटेक में जो आपकी पोजीशन होती है उससे ज़्यादा अच्छी पोजीशन पे हो। तो लॉन्ग टर्म बेनिफिट है, बट प्रॉब्लम ये है कि आपको इमीडिएटली बेनिफिट नहीं मिलेगा। सो किसी ने अगर बीटेक चूज़ किया है, बीई चूज़ किया है, 4 साल में उसका फिनिश हो जाएगा स्टडीज़ एंड वो तुरंत कमाने लगेगा, बट कंपेयर टू पीएचडी ही विल टेक मे बी 7 और 10 ईयर्स, और उसके बाद वो कमाएगा। सो इसके बेसिस पे भी आप चॉइसेस लेते हैं कि हमें इमीडिएट बेनिफिट चाहिए या हम लॉन्ग टर्म बेनिफिट के बारे में सोच रहे हैं। एंड ऑब्वियसली टाइम एंड मनी। सो टाइम और मनी बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर होते हैं हमारी लाइफ में डिसाइड करने के लिए चीज़ें। कभी कभी हमारे पास समय नहीं होता है एंड कभी कभी हमारे पास पैसे नहीं होते हैं वो चॉइस पे जाने के लिए। सो कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि आप सोच रहे हैं मुझे डॉक्टर बनना है, पर डॉक्टर की पढ़ाई के लिए बहुत ज़्यादा पैसे लगते हैं एंड आपके पास इतना फाइनेंशियल स्ट्रेंथ नहीं है, तो आप चूज़ करेंगे नहीं ठीक है अभी मैं वो चॉइस नहीं लेता हूँ बिकॉज मेरे पास इतने पैसे नहीं है। या आपके पास पैसे हैं पर आप सोच रहे हो नहीं मैं इतना लंबा पढ़ाई नहीं कर सकता, मुझे 4 साल में ही कमाना है अपनी फैमिली के लिए फॉर एग्जांपल। सो आप उस बेसिस पे अपने एक चॉइस ले। सो बहुत सारे रीजंस हैं, आपके पर्सनल रीजंस हो सकते हैं एंड उस बेसिस पे आप चॉइसेस लेते हैं एंड दिस इज हाउ हमारे चॉइसेस डिपेंड करते हैं एंड कैसे फाइनली वो चॉइस जो है हमारी लाइफ में भी चेंज लाएंगे। सो क्वेश्चन नंबर 2 में एक काइंड ऑफ उसका सीक्वल है। आफ्टर यू हैव मेड अ चॉइस डू यू ऑलवेज थिंक अबाउट व्हाट माइट हैव बीन और डू यू एक्सेप्ट द रियलिटी। सो आपसे ये पूछा जा रहा है कि जब आप चॉइस बना लेते हो तो क्या आप ये सोचते हो कि क्या हुआ होता अगर आपने कोई दूसरी चॉइस ली होती, या आप रियलिटी को एक्सेप्ट करते हैं। सो ऑब्वियसली सही तो ये है एंड इस पोएम के माध्यम से आपको यही बताया जा रहा है कि लाइफ का सही एटीट्यूड तो यही है कि आप अपने चॉइसेस को एक्सेप्ट करें। सो इट इज़ नेचुरल फॉर समवन टू रूमिनेट ओवर द चॉइसेस दैट वन हैज़ नॉट मेड। रूमिनेट का मतलब होता है कि बहुत डीपली सोचना। जब आप अपने चॉइसेस के बारे में बहुत डीपली सोचते हैं तो उसको रूमिनेट करना बोलते हैं एंड आप ये वर्ड अपनी वोकैबुलरी में ऐड कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा वर्ड है एंड बहुत ही फ्रीक्वेंटली आप यूज़ करेंगे अपनी लाइफ में ये। ये बहुत ही नेचुरल है किसी के लिए अपने चॉइसेस के ऊपर डीपली सोचना, जो जिस चॉइसेस को आपने नहीं लिए हैं। वॉट कुड हैव बीन इफ आई हैड चोजन दैट, क्या होता अगर मैं उसे चुना होता, इज अ क्वेश्चन ऑल ऑफ अस आस्क आवरसेल्व्स। ये ऐसा क्वेश्चन है जो हम सब अपने आप से पूछते हैं। हाउएवर इट इज नॉट वाइज टू डू सो, पर ये बुद्धिमानी नहीं है ऐसा करना। वन शुड ऑलवेज बी कंटेंट विद द पाथ दे हैव टेकन। हर किसी को खुश रहना चाहिए, सेटिस्फाइड रहना चाहिए अपने पाथ से जो उन्होंने चूज किया है। कभी भी जिंदगी को हमें काश में नहीं गुजारना है, जो हमने पाथ चूज किया है उसमें खुश रहना है। इफ सम चॉइसेस टर्न आउट टू बी मिस्टेक्स they always add to our experience and teach us valuable lessons। अगर ऐसे choices हैं जो mistakes होती हैं, हमारी mistakes बन जाएंगी। हमने ऐसा choice लिया, हमें सही लगा, आज आपने सोचा कॉमर्स सही है मेरे लिए, आगे जाके आप कॉमर्स में फेल कर रहे हैं, इट्स ओके। ये पार्ट ऑफ द मिस्टेक है, ये पार्ट ऑफ द लाइफ है एंड ये जो मिस्टेक्स हैं वो क्या करते हैं, आपको बहुत ही वैल्यूएबल लेसन सिखाते हैं। कभी कभी ऐसे मिस्टेक्स हमें खुद को जानने में हेल्प करते हैं कि हम किस चीज़ में अच्छे हैं, किस चीज़ में बुरे हैं एंड ये हमारे एक्सपीरियंसेस में ऐड करते हैं। जो लोग ज़्यादा फेल होते हैं वो लोग ज़्यादा एक्सपीरियंस भी होते हैं और उनको पता होता है कि क्या नहीं करना चाहिए, कंपेयर टू वो लोग जो हमेशा सही रास्ता चुनते गए हैं बाय इंस्टिंक्ट्स और बाय नॉलेज। ऐसा हो सकता है आगे जाके वो एक बहुत बड़ी गलती कर दे क्योंकि उनके पास ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं रहा अलॉन्ग द वे। जो लोग ज़्यादा मिस्टेक्स करते हैं एक्चुअली वो बहुत ही बेनिफिट में रहते हैं क्योंकि उनका एक्सपीरियंस बढ़ता है लाइफ का और बहुत ही वैल्यूएबल लेसन सीखते हैं वो, जिसको बोलते हैं गिर पढ़ के सीखना। गिर पढ़ के सीखना इज पार्ट ऑफ लाइफ। दीज लेसन्स इनेबल अस टू मेक बेटर चॉइसेस इन फ्यूचर। ये जो लेसन्स हैं, ये जो पार्ट हम पढ़ते हैं मिस्टेक्स से, ये हमें इनेबल करते हैं, हमें रेडी करते हैं फ्यूचर के लिए बेटर चॉइसेस लेने के लिए। वी लर्न फ्रॉम आवर चॉइसेस एंड द चॉइस दैट वी मेक डिफाइन अस। हम अपनी चॉइसेस से लर्न करते हैं एंड ये चॉइस ही हमें डिफाइन करते हैं। मैं पॉपुलरली ये चीज़ ग्राफ से डिफाइन करता हूँ कि मान लीजिए ये जो है आपका सक्सेस है, ये टाइम है एंड मान लीजिए आपका एक फ्रेंड है, उसका ग्राफ ऐसा है, उसने कोई भी गलती नहीं की है एंड लाइफ में उसका ग्राफ ऐसे जा रहा है। आज वो लेट्स से 20 ईयर्स बाद इस सक्सेस पे है। आप जैसे भी डिफाइन करें, आप पैसे से डिफाइन करें, आप पोजीशन से डिफाइन करें, ये आपका मापदंड है कि आप कैसे डिफाइन करेंगे आपकी सक्सेस को एंड ये आपका समय है। एंड हो सकता है कि आप ऐसे हों, आपने पहले कुछ अच्छी चॉइसेस ली, बहुत बड़ी मिस्टेक कर दी एंड आप
आपका सक्सेस नीचे चला गया। फिर आप थोड़ा कैचअप कर रहे हैं, फिर मिस्टेक किया आपने, फिर कैचअप कर रहे हैं, फिर मिस्टेक किया आपने। एंड क्योंकि आप इतने मिस्टेक करते गए, अब इस पॉइंट पे आपके पास इतना एक्सपीरियंस है, भले आपके पास आपके फ्रेंड जितना सक्सेस नहीं है, पर आपके पास इतना एक्सपीरियंस है अभी यहाँ पे कि आपने इतना अच्छा डिसीजन लिया कि आपका ग्राफ ऐसे शूट अप कर गया। आपने अपने जो फ्रेंड को ओवरटेक कर लिया व्हेन यू कम हियर। सो यू नेवर नो, आप कभी भी नहीं बोल सकते हो। अगर ये इस पॉइंट पे आके आप सोचते काश मैं पीछे जाके कोई दूसरी चॉइस ले लेता, तो आप अपना टाइम वेस्ट करेंगे। इंस्टेड आपको सीखना है अपने चॉइसेस से, क्योंकि ये जो चॉइस आपने ली है, ये जो आपका ग्राफ है आपके चॉइसेस एंड सक्सेसेस का, सक्सेस एंड फेलियर्स का, ये आपको डिफाइन करता है। ये ग्राफ आपकी पर्सनालिटी है। एंड इट इज ऑलवेज वाइज टू एक्सेप्ट द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ द चॉइस एंड मूव ऑन। एंड हमेशा ये वाइज होता है कि आप एक्सेप्ट करें कॉन्सिक्वेंसेज को आपकी चॉइसेस के, एंड मूव ऑन करें, आगे बढ़ते रहें। हमेशा आगे बढ़ते रहना है आपको, पीछे मुड़ के नहीं देखना है, एंड अपनी चॉइसेस से सीखते रहना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो इस वीडियो को एक लाइक दीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप हमें सब्सक्राइब इस गोल लोगो पे क्लिक करके सब्सक्राइब बटन दबा के कर सकते हैं। आप हमें कमेंट्स और फीडबैक्स कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। अब आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, हमारी आईडी है आओ पढ़ें। इस टेक्स्ट बुक के अगले चैप्टर्स के लिए स्टे ट्यून्ड। बाय बाय।